चलिए, तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज इंग्लिश का एक सेट जो कि 2017 का है। 2017 का ये जो सेट है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने को दिए गए, याद रखिएगा। क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट और इनसे बहुत सारा बेसिक आप सीख सकते हो कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है उनको करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन हम यहां से निपटा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या लिखा है? ट्राई टू रिपीट। मैं बता दूं, ये जो इंग्लिश का पेपर सेट है ये 2017 के क्वेश्चंस का है। ठीक है, और इसके पहले भी 2017 के मैं करा चुका हूं और अभी और बचे हुए हैं, उनको भी अपन कराएंगे। फिर इसके बाद 18 के बीच बीच में देखेंगे, फिर 19 के, फिर 21 और 22 के। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, ट्राई टू रिपीट खालिस्तान एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। क्या आना चाहिए? अ फ्यू, दोज, दीज, दिस। क्या आना चाहिए यहां पर? और उसके लिए क्या हिंट है कि ये आएगा? ट्राई टू रिपीट, बार बार क्रिया करो, बार बार किया करो। खालिस्तान एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम को ये वाला व्यायाम। तो यहां पर आएगा दिस। अब यहां पर दिस क्यों आएगा? क्योंकि दीज और दोज तो बहुवचन के साथ लगते हैं, जबकि यहां पर क्या दिया है? एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहां पर सीधी सी बात है, क्या लगेगा? दिस लगेगा। यदि यहां एस हो जाता, एक्सरसाइजेस, तो यहां लग जाता दीज। तो एक वचन है वहां पर, इसीलिए क्या लगेगा? दिस। तो क्या लिखा? ट्राई टू रिपीट दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया करो, बार बार किया करो। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम, प्रत्येक प्रत्येक सुबह और शाम को। समझ में आ गई बात? चलिए, यह भी समझ में आता है। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नॉट ओनली खालिस्तान स्पीक टू हर, आई इवन गॉट हर ऑटोग्राफ। क्या आना चाहिए? हैज आई, डज आई, हैव आई, डिड आई। क्या आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? क्या आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? नॉट ओनली खालिस्तान स्पीक टू हर, आई इवन गॉट हर ऑटोग्राफ। तो बहुत सिंपल सा तर्क है। यहां पर देखिए, ये गेट का सेकंड फॉर्म दिया गया है, गॉट। गेट का सेकंड फॉर्म गॉट दिया गया है, मतलब ये पास्ट सिंपल में है, और पास्ट सिंपल में है तो सीधी सी बात है, क्या लगेगा? डिड आई लगेगा। नॉट ओनली डिड आई स्पीक टू हर, ना केवल मैंने उससे बात की, आई इवन गॉट हर ऑटोग्राफ, बल्कि मैंने उसका ऑटोग्राफ भी ले लिया। ठीक है, तो वो पीछे जो शब्द है गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, वो ये बताना चाह रहा है कि ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म लगेगा तो क्या आएगा? डिड आई लगेगा। उसी वाक्य में कहीं ना कहीं ये शब्द छिपे होते हैं, तो बहुत आसानी से हमें ये मिल सकते हैं। नंबर थर्ड, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर दिया गया है, क्या कह रहा है सुनो। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इस सेंटेंस का करेक्ट पैसिव वॉइस बहुत आसान है, पैसिव वॉइस बनाना। ये देखो, गार्ड के बाद देखो क्रिया, देखो कौन से टेंस में है? पास्ट सिंपल। रिफ्यूज का सेकंड फॉर्म दिया गया रिफ्यूज्ड, पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल का पैसिव बनाते समय वो वाज या वर देखना है। तो वाज या वर कहां है? तो वाज यहां पर दिया गया है, ये गलत है। वाज यहां दिया गया है, ये गलत है। ठीक है ना? और पास्ट सिंपल है तो बीइंग लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो हमने टेंस पहचान लिया, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल है तो हमें सीधे वाज देखना है, वाज या वर। वाज यहां दिया, वाज यहां दिया, बाकी दोनों कैसे हो गए? गलत। फिर वाज के साथ सिंपल में बीइंग कभी नहीं आता, इसलिए वो कट हो जाएगा और क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, बात समझ में आई? सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। तो बहुत आसान है इंग्लिश, कभी कभी कठिन आ जाती है। ये देखो, ये आप इस टाइप के वाक्य आपके लिए कठिन हो सकते हैं। क्या लिखा है? आउट ऑफ 4 सेंटेंसेस गिवन बिलो चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अपने को एक सेंटेंस ऐसा खोजना है जो ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल करेक्ट है। इट हैव बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम आवर्स।
It has been raining continuously from hours. It has been raining continuously since hours. It has been raining continuously for hours. तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये have been और ये has been, तो it के साथ have तो लगता नहीं है, लगता है क्या? it के साथ have तो लगता नहीं है, तो ये निपट गया. अच्छा, फिर it के साथ has been लगता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है, ठीक है ना, ये तो अनदर वर्ड है. और ये हैज बीन ये बता रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के साथ क्या लगता है? सिंस या फॉर लगता है. समय के साथ क्या लगता है? सिंस या फॉर लगता है. तो यहां पर क्या लगा हुआ है? यहां पर लगा हुआ फ्रॉम, तो ये तो गलत हो गया. यहां पर लगा हुआ फ्रॉम, तो ये तो गलत हो गया. बचा क्या? सिंस और फॉर. तो सिंस और फॉर में से कोई एक लगेगा. तो यहां पर क्या लगा हुआ? सिंस. यहां पर क्या लगा हुआ? फॉर. अब हम देखेंगे समय. इट हैज बीन रेनिंग, वर्षा हो रही है, कंटिन्यूअसली, लगातार, घंटों से. कौन से घंटों से? निश्चित है क्या? अनिश्चित है. तो ये अनिश्चित वर्ड है, और अनिश्चित के साथ सिंस नहीं लगता, क्या लगता है? फॉर लगता है. इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. आ रही बात समझ में? अनिश्चित समय है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या लगेगा? फॉर. निश्चित समय होता. अब जैसे कोई कहे यार यहाँ कई घंटों से बरसात हो रही, तो तुम्हें पता चला कि वो घंटे कब से चालू हुए. कोई कहेगा यार मंडला में कई घंटे से पानी गिर रहा है, तो तुम उस समय को सुन के एग्जैक्ट बता सकते हो कितने घंटे से गिर रहा है? नहीं, कई घंटे से गिर रहा है. अनिश्चित समय हो गया. अनिश्चित समय हो गया तो क्या लगेगा? फॉर. तो इस प्रकार से राइट आंसर है. समझ में आई बात? पहले वाक्य को हमने गलत कर दिया कि इट के साथ क्या था? हैव. दूसरे वाक्य में हम आगे बढ़े तो फ्रॉम मिल गया, वो गलत हो गया. तीसरा और चौथा दोनों सही थे, लेकिन समय के साथ सिंस लगेगा कि फॉर, ये निर्धारित करना था, तो क्या लग गया? फॉर. एक एक चीज को बारीकी से समझते जाइए, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो. अ टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर. अपने को क्या बताना है? एक्टिव वॉइस बताना है. ये पैसिव दिया गया है, हमें एक्टिव बताना है. बड़ा सरल है यार. ये सहायक क्रिया देखो क्या दी गई है? विल बी. विल बी मतलब फ्यूचर सिंपल, क्योंकि फ्यूचर सिंपल का जब पैसिव बनता है तो बी लगता है. आ रही बात समझ में? तो जब पैसिव से वापस एक्टिव जाएंगे तो विल मिलेगा अपने को, ठीक है ना. विल या शैल. तो यहां पर देख लो, ये गिव्स दिया है, इधर तो है ही नहीं, है गलत हो गया. ये विल हैव दिया है, ये गलत हो गया. ये शुड दिया है, ये गलत हो गया. यहां पर विल आ गया, ये सही हो गया. समझ में आई बात? तो इस प्रकार से विल बी यदि पैसिव में आ रहा है, विल बी यदि पैसिव में आ रहा है, तो इसका मतलब एक्टिव में क्या आएगा? विल आएगा, क्योंकि फ्यूचर सिंपल में विल या शैल सहायक क्रिया होती है, और जब उसका पैसिव बनाते हैं तो क्या बनता है? विल बी और शैल बी, ठीक है. तो पैसिव से जब वापस एक्टिव में जाएंगे तो विल या शैल आएगा, तो हम विल या शैल ढूंढेंगे. यहां विल या शैल नहीं है, गलत. विल हैव दिया है, गलत. शुड दिया है, गलत. यहां विल है, सही. ठीक है. इस तरीके से बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 था. ये क्वेश्चन नंबर भी देखते जाइएगा. अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है. यहां पर क्या करना है? आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन टू फिल द इन द ब्लैंक. अपने को सर्वोचित आर्टिकल यहां पर चुन करके और भरना है, ठीक है. वी हैड टू पेंट खालिस्तान अपार्टमेंट. अपार्टमेंट मतलब बहुत बड़ा बंगला एक तरह से, ठीक है ना, या बहुत बड़ी कॉलोनी. ऐसा है, कॉलोनी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो पेंट करने के लिए कह रहा है. अपार्टमेंट मतलब बहुत बड़ी इमारत, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना. तो बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, तो उसके साथ क्या लगना चाहिए? द लगना चाहिए. वी हैड टू पेंट. वी हैड टू पेंट, मैं पेंट कर चुका था. द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट को. बिफोर वी सोल्ड इट, मेरे बेचने के पहले. मैंने बेचने के पहले उस अपार्टमेंट को पेंट कर दिया था. तो इसलिए यहां पर क्या आना चाहिए? द. अपार्टमेंट जो है वो अपने आप में एक बड़ी इमारत होती, बड़ी इमारत, तो उसके सामने क्या लगेगा? द लगेगा. हो सकता है अपार्टमेंट में कुछ लोग क्या लगा के आ जाए? एन. अपार्टमेंट आ रहा है, क्या लगा देंगे? एन. लेकिन अपार्टमेंट एक बड़ा एरिया है, तो वहां पर क्या आएगा? द आएगा, एन नहीं आएगा. ज्यादातर लोगों ने एन सोच करके और एन अपार्टमेंट लगा दिया होगा, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या आएगा? द अपार्टमेंट आएगा. अगले नंबर पर ये देखो, फिर से खालिस्तान भरना है. क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट
वन टू फिल द इन द ब्लैंक। विच ऑफ यू अर्न खालिस्तान मनी, विच ऑफ यू अर्न्स खालिस्तान मनी, विच ऑफ यू तुम में से किसने अर्न्स कमाए हैं खालिस्तान मनी। मतलब जैसे 10 लोग काम करने गए, ठीक, फिर वो काम करके वापस आए तो किसी व्यक्ति ने उन 10 से पूछा तुम में से किसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। तो सुनो, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा के लिए क्या आएगा, द मोस्ट, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगेगा, द मोस्ट। देखो आ तो लगेगा नहीं, आ मोर तो लगेगा नहीं, ठीक है ना, आ मोस्ट तो लगेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इधर कोई एक वचन थोड़ी हो रहा है जो आ लगेगा, और मोस्ट अकेला आएगा नहीं, तो सीधी सी बात है क्या आएगा, द मोस्ट, है ना। 10 लोग पैसा कमा के आए, किसी व्यक्ति ने उन 10 से पूछा कि तुम में से किसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, तो उसने सबसे ज्यादा पूछा है, तो सबसे ज्यादा के लिए क्या लगेगा, द मोस्ट लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द मोस्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, इसको ध्यान रखना, है ना, सीखते जाओ अंग्रेजी कैसे करनी। अब इसके बाद ये दिया गया है, यहां पर थोड़ी सी मेहनत तुमको करनी पड़ेगी, ठीक है। अपने को ये पूछना है कि कौन सा जो है करेक्टली स्पेल्ड है, कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है ना। कॉन्सियस में यहां पर गलती है, क्या गलती है ये तुमको देखना है। चेंजेबल में यहां पर गलती है, क्या गलती है तुमको देखना है, ठीक है। और इसके अलावा कमिटेड में यहां पर गलती है, क्या गलती है ये तुमको खुद देखना है, ठीक है। इसका मतलब राइट कौन है, कैटेगरी, कैटेगरी मतलब वर्ग, ठीक है ना, किस कैटेगरी में आते हो, किस वर्ग में आते हो। तो यहां पर क्या आएगा, तो हम कहेंगे कैटेगरी वर्ड सही आएगा, ठीक है। अब इन तीनों में क्या गलतियां हैं खुद ढूंढ करके और सीज से उसी पेपर सेट में लिख लेना कि भाई ये यहां गलती, क्योंकि वो वर्ड दोबारा आ सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, A sentence with an underlined word is given below। इस सेंटेंस में एक अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, अपने को यह बताना है कि इन चारों में से वो किससे मैच कर रहा है, ठीक है। क्या लिखा है, मैनी ऑफ द हॉर्सेस, मैनी ऑफ द हॉर्सेस कई घोड़े, वर शोइंग साइंस ऑफ डिस्ट्रेस एट द एंड ऑफ द रेस। डिस्ट्रेस मतलब क्या आएगा, डिस्कंफर्ट आना चाहिए, एक बार चेक करना जरा, क्या कंफर्ट आ रहा है, डिस तो उसको प्रदर्शित करेगा यार, अच्छा अपोजिट बताना है क्या, अरे यार सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने, अपोजिट बताना है, ध्यान नहीं दिया, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो डिस्ट्रेस मतलब क्या हुआ, देखो रेस में दौड़ने के बाद घोड़े क्या कंफर्ट लग सकते हैं, नहीं लग सकते, क्योंकि वो इतनी लंबी दौड़ दौड़ते हैं और अपनी इच्छा से नहीं, घुड़सवार की इच्छा से दौड़ते हैं, क्योंकि वो उनको मारता है तो वो भागते हैं, ठीक है ना, और तेज भागने का प्रयास करते हैं, अपनी इच्छा के विपरीत वो दौड़ते हैं। तो जब दौड़ रुक जाए तो क्या वो अपने आप को कंफर्ट महसूस करेंगे, नहीं, एकदम डिस्ट्रैक्ट महसूस करेंगे, थका हुआ महसूस करेंगे। तो यहां पर डिस्ट्रेस का समानार्थी जो है डिस्कंफर्ट होगा, और इसका अपोजिट बोला था, तो अपोजिट डिस्कंफर्ट का क्या आएगा, कंफर्ट। देखो ये सावधानी, मैंने एक छोटी सी गलती की, क्या ऊपर की 2 लाइन पढ़ी और बाकी की मैंने सोचा ऐसे ही मौखिक बता दूं, तो इसका मतलब ये है आपको इस बात से ये सीख मिलती है कि प्रश्न पूरा पढ़ो, ठीक है ना, प्रश्न पूरा पढ़ो, अधूरा मत छोड़ो, नहीं तो नुकसान हो सकता है। चलिए तो समझ में आ गई बात। तो डिस्ट्रेस का समानार्थी साइनोमी होता है डिस्कंफर्ट, और जो क्योंकि डिस से पता चल रहा है, और इसके अलावा अपोजिट में आएगा क्या, कंफर्ट, ठीक है। चलिए मैं पढ़ नहीं पाया उसको, अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कितना सरल है ये, इस बात को समझिए। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। अपने को इसका इनडायरेक्ट बनाना है, बहुत सरल है। कैसे, शी सेड देख लो, सभी में शी सेड लिखा है, बिल्कुल लिखा है, ये एक जैसा है। दैट सभी में है, तो बिल्कुल दैट सभी में है, ठीक है ना। अब ये आई की जगह पे कौन आएगा, शी आएगा, शी सभी में है, बिल्कुल शी सभी में है, चारों एक से चल रहे हैं। अब आ गया वाज, अब गेम बनेगा वाज, ठीक है ना। तो ये जो वाज है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है मालूम है, ये प्रेजेंट सॉरी ये पास्ट कंटिन्यूअस को प्रदर्शित कर रहा है, और हमने पढ़ा है कि पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है,
तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया लगेगी क्या, हैड बीन, और यहां नॉट है तो लगेगी हैड नॉट बीन। तो हैड नॉट बीन देख लो, ये लिखा हुआ है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और इस प्रकार सही हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कहीं और आपको हैड नॉट बीन देखने को नहीं मिल रहा है। सही बात है कि नहीं? तो ये इजी रहा, बिल्कुल इजी रहा। आगे चलते हैं। क्या लिखा है, ये डिग्री आई है, नहीं डिग्री नहीं, आइडोम्स, ठीक है ना, आइडोम्स। मुंबई इज खालिस्तान इट्स टेक्सटाइल, ठीक है ना, तो मुंबई इज फेमस, मुंबई प्रसिद्ध है, ठीक है ना। किस लिए, किस लिए फेमस है, ये आ गया फॉर, किस लिए, फॉर, तो हम कहेंगे फॉर इट्स टेक्सटाइल, उद्योगों के लिए, ठीक है। तो हम कहेंगे मुंबई इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल, मुंबई कई चीजों के लिए फेमस है, तो मुंबई इज फेमस, ठीक है ना, मुंबई इज फेमस, तो मुंबई फेमस है, मुंबई प्रसिद्ध है, तो कोई पूछेगा किसके लिए, तो के लिए, तो के लिए किससे आ रहा, फॉर, तो क्या जाएगा, फॉर इट्स टेक्सटाइल, उसकी टेक्सटाइल के लिए, मतलब उद्योगों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं, देखते जाइए, समझते जाइए। ये देखिए, इसमें अपने को एक सर्वोचित, एप्रोप्रिएट, सर्वोचित जो शब्द है वो देखना है। फर्स्ट वाला है कैन, सेकंड वाला दिया गया है कुड, थर्ड वाला दिख रहा है मस्ट, और फोर्थ वाला जो है ये दिख रहा है शुड, ठीक है। क्या आएगा बता दो, और क्यों आएगा बता दो, क्या आएगा और क्यों आएगा। क्या है, पास्ट वाला है, कैसे पता चल रहा है, वाज दिया गया है, तो यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, इस सेंटेंस को पहले पूरा पढ़िए। आई खालिस्तान स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, ये लाइन तो मैंने सेम टू सेम लिखवाई है, ऐसा ही क्वेश्चन लिखवाया हूं मैंने कुड वाले में, कि अपनी भूतकालिक क्षमता को बताने के लिए व्यक्ति किसका प्रयोग करता, कुड का, कि मैं पहले ऐसा कर सकता था, तो बस वही बता रहा वो, आई कुड स्विम, ठीक है ना, मैं तैर सकता था, अक्रॉस द रिवर, नदी के आर पार, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, ठीक है। तो यहां पर वाज लगा है, तो सीधी सी बात है सेकंड फॉर्म आएगा, और क्षमता बताई जा रही है नदी को पार करने की, तो क्षमता बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाएगा भूतकाल में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए यहां पर 50,000 रुपीज अ लार्ज सम, वेयर, फिर दिया गया है आर, थर्ड नंबर पे है हैव, और चौथे नंबर पर मैं लगा देता हूं क्या, इज, ए बी सी डी, ठीक है। बताओ क्या आएगा, यहां पर आएगा 50,000 रुपीज, इज क्यों, इज क्यों, खट से कह दिए तुम तो, इज क्यों, इज क्यों, क्योंकि ये दिया है अलार्ज नंबर, एक वचन दिया है, अलार्ज नंबर, तो क्या लगेगा, इज लगेगा, वो लिखा अलार्ज नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये 50 रुपीज, मतलब 50,000 रुपीज, ठीक है ना, 50,000 रुपए, इज है अ लार्ज सम, एक बहुत बड़ा टोटल, ठीक है ना, 50,000 रुपए जो है वो एक बहुत बड़ा टोटल है, एक बहुत बड़ा, एक, तो एक के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा ना यार, एक वचन आया ना, तो ये दिख रहा था साफ साफ कि यहां पर, नहीं तो यहां बहुवचन दिख रहा है रुपीज, आदमी रुपीज देख के और क्या लगाएगा, आर, और यदि आर लग रहा है तो ये भी तो देखो क्या लिखा है, आ लार्ज नंबर, तो इसलिए वहां पर क्या लगेगा, इज लगेगा। ये छोटे छोटे तरीके होते हैं इंग्लिश को सही करने के, ठीक। ये क्या है भाई, अच्छा रिवर्स हुआ है क्या ये, नहीं तो रिवर्स कैसे हो सकता है ये, हाँ हाँ हाँ,
गलती हो गई, कानून के हाथ आए हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है छोटा सा कानून का हाथ घुसा है अंदर। चलिए ये लीजिए, ये एक और सेंटेंस। अब इसको बताना है कौन ग्रामर की दृष्टि से करेक्ट है। फार्मर्स एंड मार्केट गार्डनर्स हैज बीन badly affected by the drought। ड्राउट दिया गया है, ये ड्राउट वर्ड का मीनिंग क्या होता? पता है क्या किसी को? तो करते क्या हो फिर? सूखा। ड्राउट मतलब क्या होता? सूखा। भाई तुम्हारे पास पेपर सेट है, तुम में से कई लोग कहते हैं हमारा पूरा रिवीजन हो गया। क्या रिवीजन हो गया तुम्हें पता नहीं? यही हो गया रिवीजन? भाई एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ड्राउट मतलब क्या होता? सूखा। अब अर्थ क्या है? फार्मर्स किसान, एंड मार्केट गार्डनर्स, ठीक है ना, हैज बीन बैडली इफेक्टेड बहुत ज्यादा प्रभावित है, बाय द ड्राउट सूखे से। सही बात है। हेलो, चलिए यहां पर अपने को अब देखते हैं। फार्मर्स एंड मार्केट गार्डनर्स हैव बीन, ठीक है ना, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन बैडली इफेक्ट। यहां पर दिया हैज, क्या दिया है? हैज, जबकि बहुवचन हो रहा है तो क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए, वहां पर हैव बीन होना चाहिए। ठीक है, फार्मर्स एंड मार्केट गार्डनर्स हैव बीन बैडली इफेक्टेड, बैडली इफेक्टेड, हैव बीन, तो ये सही होगा अपना, क्योंकि हैव दिया है। फिर आगे चलते हैं। फार्मर्स एंड मार्केट गार्डनर्स हैव बीन बैडली इफेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉट। ये क्या है? फ्रॉम ही है ना, ये मिसप्रिंट हो जाता है, इसमें और दिक्कत होती है। फार्मर्स एंड मार्केट गार्डनर्स हैज बीन इफेक्टेड बैडली विद द ड्रॉट। फार्मर्स एंड मार्केट गार्डनर्स, ये आएगा यार, चौथा नंबर आएगा, चौथा नंबर। अफेक्टेड, प्रभावित, है ना, तो ये वाला आएगा। एक इफेक्ट, एक अफेक्ट होता है और एक क्या होता है? इफेक्ट। तो इन दोनों का अंतर भी मैं लगे हाथ तुमको बता देता हूं। ये ड्राउट मतलब क्या लिख लिए तुमने? सूखा लिख लिए? अच्छा, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। और अफेक्ट मतलब होता है चाहना। अब तुम बताओ क्या आएगा? प्रभावित आएगा ना, तो सही आंसर क्या होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए बेटा, इसका यही होना चाहिए। क्या? ये नहीं आएगा, ये गलत आएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? अफेक्ट मतलब होता है चाहना, और इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव, ठीक है ना। तो यहां पर क्या पहला और तीसरा एक जैसे हैं? फार्मर्स एंड मार्केट गार्डनर्स हैज बीन, ठीक है ना, बैडली इफेक्टेड, बैडली इफेक्टेड बाय द ड्राउट्स, ठीक है ना,
बैडली इफेक्टेड फ्रॉम द डाउट्स। यहां पर बस मुझे ये वाक्य जो है इसमें हैज बीन दिया गया है, तो इसके कारण से गलत लग रहा है। यहां पर भी हैज बीन दिया गया है, इसके कारण से ये गलत लग रहा है। मुझे लग रहा है ये राइट। कौन सा सही दिया? फोर्थ नंबर तो नहीं आ सकता, फोर्थ नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि क्या दिया है? अफेक्टेड दिया गया है, ये नहीं आ सकता। मेरे हिसाब से कौन सा आएगा? सेकंड नंबर आएगा। फार्मर्स एंड मार्केट गार्डनर्स हैव बीन बैडली इफेक्टेड फ्रॉम द ड्राउट। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, हो सकता है कि ये 3 इफेक्टेड दिए और एक अफेक्टेड दिया हो, उसने अफेक्टेड डाल दिया। अफेक्ट मतलब क्या होता है? चाहना, और इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रभावित करना, वो ये वाला है। समझ में आ रही बात? तो इसको आप अच्छे से याद रखें। देखो, फार्मर्स मतलब किसान, एंड मार्केट गार्डनर्स और मार्केट में रहने वाले लोग, हैव बीन बैडली इफेक्टेड बहुत ज्यादा प्रभावित है, फ्रॉम द ड्राउट सूखे से, बहुत ज्यादा प्रभावित। क्या वो सूखे को चाह रहे हैं? कौन चाहता है यार सूखा? ये सही आंसर आएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट की बात इसमें नहीं है, वो मिसप्रिंट हो गया होगा उससे। ठीक है, कई आंसर गलत होते हैं, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो यहां पर दिया गया है नो एरर, अपने को बताना है एरर क्या है। वाक्य को अच्छे से पढ़ो, एरर निकालो, बात खत्म। देखो क्या लिखा है इसमें, लिखा है भाई जो हो उसमें टिक लगा दो। पहला क्या दिया? इफ यू हैड वर्कड हार्ड, वर्क हार्डर, गलत दिया, ये गलत हो गया, क्योंकि हेड के साथ आएगा वर्कड हार्ड, उसने कर दिया वर्क हार्डर। जबकि क्या आएगा हेड के साथ? थर्ड फॉर्म आएगा। यहां पर क्या लगेगा? ईडी, वर्कड, और ये नहीं लगेगा, तो इसमें अपने को एरर मिल गया। तो पहले नंबर में हमारे पास एरर है। ठीक है ना? इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया था, यू वुड हैव पास्ड योर एग्जाम, तो तुम एग्जाम पास कर लेते। ठीक है ना? एक चीज और ध्यान रखना, ये हेड के साथ एक और वाक्य दिया गया है, तो उसमें क्या आएगा? वुड हैव। याद रखना, ये स्ट्रक्चर होता है क्या? हेड, वुड हैव। हेड के साथ क्या आता है? वुड हैव। हेड के साथ क्या आता है? वुड हैव। याद रखिएगा। तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू वुड हैव पास्ड योर एग्जाम। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से यहां पर ये आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम आगे लेते हैं। ये दिया गया है, विच पार्टी वुड यू प्रेफर, ये प्रेफर है, ध्यान रखना। विच पार्टी वुड यू प्रेफर टू गो टू अनानास, और क्या लिखा है? डांस। कैसा डांस लिखा है यार? ठीक है, अच्छा। अब यहां पर क्या बोलता है कि सही ऑप्शन पे टिक लगाइए, तो ये देखो क्वेश्चन मार्क है, तो क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अगला देखिए क्या है, इसमें अपने को बताना है कि फाइंड द वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड। कौन सा करेक्टली स्पेल्ड नहीं है? आर्ग्यूमेंट सही दिख रहा है, एथिस्ट सही दिख रहा है, ठीक है, ये सही दिख रहा है। एक्योर और एक्सेप्टेबल, ये भी सही दिख रहा है। ये 3 सही दिख रहे हैं, ये गलत है क्या? यही गलत है। हाँ, ये एक्सेप्टेबल ये सही आ रहा है, आर्ग्यूमेंट सही आ रहा है, एथिस्ट सही आ रहा है, इसी में गलती दिख रही। क्या डबल सी गलत है क्या? ठीक है ना? एक्योर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इन सभी शब्दों के अर्थ भी आपको लिखना चाहिए, ठीक है, कि कौन क्या होगा, लेकिन खुद से, है ना? नहीं तो फिर तुम्हारी आदत बन जाएगी गड़बड़। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा, चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन है ये देखिए। सेक्रली हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। स्कैरली लिखा हुआ है क्या? स्कैरली
Had I reached the station, then the train arrived. Scarcely had I reached the station when the train arrived. ये आएगा। एक बार और चेक करते हैं। स्केरली, अच्छा हेड के साथ क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म। ये गलत है। स्केरली हैड आई रीच्ड, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। ये आएगा राइट। ठीक है, ये राइट आएगा। इसका मतलब ये हो गया, मैं उस समय पर स्टेशन पहुंचा जब ट्रेन आई। जब ट्रेन आई, व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। स्केरली हैड आई, हेड के साथ क्या लगेगा? रीच्ड लगेगा। यहां हेड के साथ रीच्ड लगेगा, लेकिन यहां पर पीछे क्या दिया है? देन। यहां हेड के साथ रीच्ड लगेगा, सही है, लेकिन पीछे क्या दिया गया है? देन। ठीक है ना, वो देन मतलब की अपेक्षा। ठीक है ना, और ये देन मतलब तब, और यहां पर क्या आएगा? जब। व्हेन मतलब क्या होगा? जब। ये ठीक है ना, तो स्केरली हैड आई रीच द स्टेशन, मैं उसी समय पर स्टेशन पहुंचा जब ट्रेन आई। ठीक है, तो ये वाक्य सबसे बढ़िया आएगा। ठीक है ना, तो यहां पर हेड के साथ रीच होने के कारण मैंने इसको भी गलत कर दिया, और राइट आंसर ये आ गया, स्केरली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। तो राइट आंसर, ये भी गलत, ये भी गलत। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि देन दिया है। ये क्यों गलत हुआ? इसमें भी देन दिया है। ये अर्थ के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आया। ठीक है, और ये वाला नहीं, सॉरी, ये रीच आया, और ये अर्थ के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आया। हेड के साथ क्या लगा था? रीच्ड, और यहां पर क्या लगा था? व्हेन। ठीक है ना, ऐसे वाक्यों में एक एक शब्द को मिलान करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप देख रहे हैं गलती हो सकती। ठीक है, और ऐसे वाले वाक्य आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हर सेट में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तीन चार जरूर मिलेंगे, 3-4 नंबर इनमें पक्के हैं अपने। तो ऐसे वाक्यों पर जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उनको अच्छे से समझ के जाना है। देखो क्या लिखा, 19वां नंबर है ये क्वेश्चन। पहले तो वाक्य पढ़ते हैं। एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज गिवन एंड बिलो इट्स 4 नेगेटिव सेंटेंसेस। आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट। इसका करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है, अपने को ये बताना है। ठीक है ना, मारिया सिंग्स रियली वेल, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट लगाते हैं अपन, है ना। डज नॉट और डू नॉट, यहां एस दिया है तो क्या लगेगा? डज नॉट। हैज नॉट गलत है, डिड नॉट गलत है, डू नॉट गलत है, क्या आ जाएगा? डज नॉट आ जाएगा। उसने कहा 4 नेगेटिव सेंटेंस नीचे दिए गए हैं, ग्रामर की दृष्टि से कौन सा बिल्कुल सही है? तो अपन ने देखा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट डज नॉट लगता है। इधर पे क्या दिया है? एस। एस दिया है तो क्या लगेगा? डज नॉट लगेगा, और इस प्रकार से ये आंसर हमारा बिल्कुल राइट आ जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए, ये हमने जान लिए, आगे चलते हैं। क्या किया? यहां पर बोलता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स हाइपर। हाइपर मतलब ऊंचा, ज्यादा। अपन कहते हैं ज्यादा हाइपर मत हो, ज्यादा उत्तेजित मत हो, मतलब ऊंचा। ठीक है ना, सीमा के ऊपर। ठीक है ना, हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव मतलब ज्यादा सक्रिय। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? अंडर और बेनीथ। अंडर मतलब नीचे, इनसाइड मतलब अंदर, इनटू मतलब अंदर, मतलब नीचे, फिर आ गया अंडर। ये ओवर और अबव, ये आएगा। ओवर मतलब ऊंचा। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स हाइपर। हाइपर मतलब ऊपर, ऊपर मतलब क्या हो गया? ओवर। अपन कहते हैं ना ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। ठीक है ना, ज्यादा हाइपर मत हो। तो बात एक ही है, दोनों के लिए अपन एक ही चीज बोल रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगा? ओवर आएगा। हाइपर का समानार्थी ये बैठेगा। ठीक है, याद रखिएगा। हेलो, हेलो, हाँ चाचा, हाँ।
तो बताइए यहां पर कोई समस्या समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन 21 क्या दिया गया है देखो जरा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट मतलब सीधी सी बात है, पहला विश्व युद्ध लड़ा गया मतलब शुरू हुआ, ठीक है ना। तो हम कहेंगे 1914। तो क्या आएगा? ठीक है ना, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, पहला विश्व युद्ध लड़ा गया 1914 में, ठीक है ना। तो लड़ा गया तो सीधी सी बात है शुरू हुआ, तो क्या आएगा? स्टार्टेड आ जाएगा ब्रोक आउट का, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका प्रश्न नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको यह बताना है कि इस वाक्य का करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। इस वाक्य का करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है अपने को यह बताना है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? दिस इज अ बाई वीकली न्यूज़पेपर। बाई वीकली न्यू पेपर, ये अपन जानते हैं बाई फास्फेट डाई फास्फेट पढ़े थे अपन ने। बाई मतलब होता है दो, डाई मतलब क्या होता है? दो, ठीक है ना। दिस इज अ बाई वीकली न्यूज़पेपर, ये एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो 2 सप्ताह में एक बार आता है। बात समझ में आई? 2 सप्ताह में एक बार आता है। अब देखो, दिस न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, गलत दिया है। दिस न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार, बिल्कुल सही दिया है। 4 टाइम्स गलत दिया है, ठीक है ना। ट्राइस टाइम गलत दिया है। बात समझ में आई? कितना सरल था ये, ग्रामेटिकली करेक्ट करना था अपने को, कितना सरल बताओ आप। बाई वीकली तो बाई फास्फेट या फिर अपन कहें क्या बताया था अभी मैंने, हाँ बाई और डाई अपन ने पढ़े थे। तो बाई या डाई मतलब क्या होता है? 2, तो 2 से निकल गया अपना, ठीक है ना। और अर्थ भी कितना सरल था, दिस इज अ बाई वीकली न्यूज़पेपर, ये 2 सप्ताह में एक बार आने वाला न्यूज़पेपर है, कितना सरल। चलिए आगे चलते हैं, ये देखिए एक और आया, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी खालिस्तान फ्रॉम 25 to 2000 in 3 years, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मतलब मालिक बन गए, बाय द कंपनी के, बहुत सारे लोग कंपनी के मालिक बन गए, ठीक है ना। अब यहां पर पहली बात तो ये दोनों गलत है, देख लो, क्योंकि क्या दिया गया है, हैव के साथ सेकंड फॉर्म दिया गया है, हैज के साथ सेकंड फॉर्म दिया गया है, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो अब क्या आएगा? द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी बन चुके हैं, हैज राइजन, हैव राइजन। क्या आ रहा है? हैज राइजन आ रहा है, क्या आ रहा है? यही आ रहा ना, ऐसा लग रहा है कि हैव राइजन आएगा लेकिन आना चाहिए क्या? हैज राइजन। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, क्योंकि ये कंपनी में काम करने वाले लोग मालिक बन गए, किसी कंपनी में काम करने वाले लोग क्या बन गए? मालिक बन गए। तो किसी एक कंपनी की बात हो रही, बाय द कंपनी, तो क्या आएगा? हैज राइजन। एक कंपनी के साथ हैव कैसे लगा सकते? एक कंपनी तो क्या लगाएंगे? हैज। बाय द कंपनी, एक कंपनी तो क्या लगेगा? हैज लगेगा, हैज राइजन आएगा, ठीक। आगे चलते हैं, देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें फिर वही अंडरलाइन वर्ड का क्या बताना है, एक में सिमिलर मीनिंग बताना है ना, अपोजिट, नहीं तो जब ऐसे गलत हो जाए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू बी फ्यूरियस बट ही वॉज वेरी रेस्ट्रेन्ड, ठीक है ना। फ्यूरियस मतलब क्या बोल सकते हैं अपन? डरा हुआ या क्रोधी, क्या? गुस्सा करना ना। फ्यूरियस मतलब वही तो कह रहा हूं, क्रोधी, ठीक है। तो क्या आएगा? एंग्री आएगा, ठीक है ना। आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम, मैंने उससे आशा की थी, टू बी फ्यूरियस, कि वो क्रोधी होगा, क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा। बट ही वॉज वेरी रेस्ट्रेन्ड, लेकिन वो तो बड़ा ही आराम से पाया गया, ठीक है ना। तो इसलिए ये सरल शब्द आया। अच्छा सेट है, ये भी बढ़िया सेट है। अब देखो अपन ने इसी सेट का कल क्या पढ़ा? केमिस्ट्री, खटिया खड़ी कर दी थी उसने केमिस्ट्री ने इस सेट की,
लेकिन बायोलॉजी एकदम आराम से आई, बॉटनी आराम से आई, जूलॉजी आराम से आई, और इंग्लिश में कोई कठिनाई है क्या? बिल्कुल नहीं। तो किसी एक सेट को देख के अपने आप को ये नहीं सोचना कि यार गया मेरा पेपर। मैंने तुम्हें कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, क्योंकि वो क्या करते हैं, मेंटेन करके देखते हैं, किसी में कुछ कठिन दे दिया, किसी में कुछ कठिन दे दी, लेकिन बाकी तो सरल देगा, तो अपने को बाकी से मतलब। ठीक है, अब इसको देखना ग्रामेटिकली करेक्ट होना। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है ना, तो डायरेक्ट स्पीच बताना है। ये क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट दिया, तुम्हें क्या बताना है? डायरेक्ट बताना है। तो ये आ गया ही रिक्वेस्टेड हिम, ही रिक्वेस्टेड हिम। तो यहां पर देखो ये कॉमन है, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम, यहां से नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर यहां पर देखो क्या रिक्वेस्ट के लिए क्या दिया गया है, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या होता है, यहां पर ये टू कनेक्टर दिया है, टू क्या दिया है? कनेक्टर, और कनेक्टर के पीछे देखो जो लिखा है वही आएगा, कनेक्टर के पीछे जो दिया गया है वही आएगा प्लीज वाले वाक्यों में। तो टू के टू कनेक्टर है, टू कनेक्टर है, इसके पीछे जो दिया सेम टू सेम आएगा। चेक करो कहां दिया है, वेट देयर टिल ही रिटर्न, वेट देयर टिल आई रिटर्न, है ना। तो यहां पर क्या दिया, ही दिया गया है, तो ही का क्या आएगा? आई। प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न, प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न। हेयर का देयर, ये आएगा राइट, ये आएगा राइट। ठीक है, अब जरा गौर करना, ये वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसने बी अलग से दिया अपने को। ठीक, ये वाला इसलिए गलत किया मैंने क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है? देयर। हेयर का क्या होता है? देयर का हेयर नहीं होता। यदि हमारे पास यहां पर वर्ड क्या आया है? हेयर, तो सीधी सी बात है हेयर का क्या होगा? देयर होगा। ठीक है ना, देयर का देयर हो सकता है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? हेयर का देयर। अब अपन और आगे बढ़ते, फिर इसके बाद दिया गया टिल आई, तो आई की जगह पे यहां पर क्या दिया? ही। तो क्या ये सही है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है ना, जो ही है उसकी जगह पे कौन होना चाहिए? आई, क्योंकि इसके हिसाब से चेंज होता है कौन? फर्स्ट पर्सन। तो यहां पर आई दिया है तो ये सही है, वो भी सही है। फिर आगे चलते हैं, आगे यहां पर अपने को क्या दिया गया है? रिटर्न दिया गया है, मतलब पास्ट सिंपल कर दिया उसने। पास्ट सिंपल मतलब ये प्रेजेंट में रहा होगा मेरे हिसाब से, तो प्रेजेंट में रहा होगा, तो प्रेजेंट की क्रिया कौन है? रिटर्न। रिटर्न ने यहां दिया, यहां रिटर्न दिया, तो ये गलत है। यहां भी रिटर्न दिया है, लेकिन यहां पर उसने क्या कर दिया है? देयर। तो ज्यादा सही कौन सा है? ज्यादा सही ये वाला। ये दो सही लग रहे थे, ये तो 100% गलत हो गया क्योंकि क्या दिया है? बी। ठीक है ना, ये वाला इसलिए गलत लगा मुझे क्योंकि क्या दिया है? एक तो देयर दिया है, और दूसरी बात क्या दिया है? रिटर्न दिया है। ठीक है ना, और ज्यादा बेस्ट सही कौन सा? सबसे बेस्ट ये वाला है, क्योंकि मैंने बताया टू के बाद जो भी दिया गया वही आएगा सीधे सीधे। तो वेट आ गया, देयर दिया था, देयर क्यों आया? क्योंकि वहां क्या होना चाहिए? हेयर। फिर इसके बाद टिल का टिल, और यहां आई, ही की जगह पे क्या होना चाहिए? आई। और ये मतलब पास्ट सिंपल में दिया है, तो इसको होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल का क्या होता है? पास्ट सिंपल होता है। ठीक है, तो इस कारण से ये वाला जो है ये ज्यादा बेस्ट आएगा अपना। कौन सा नंबर? डी नंबर। फिर आगे चलते हैं, इतना ही थे 25 क्वेश्चन, बाकी वही है अपने हनुमान चालीसा वाले क्वेश्चन। बड़े बड़े वाक्य हैं, और आप देख रहे हैं इस बार तो क्या हुआ है कि और बड़े बड़े आए, है ना, 6-6, 7-7, 8-8 लाइन के आए हैं, और उसके नीचे क्वेश्चन। उतना पढ़ने का टाइम अपने पास नहीं रहेगा। अपने को इन्हीं 25 में से और क्या करना होगा? अपने 20 या 15 नंबर सेट करने होंगे। समझ में आई बात? इन्हीं 25 में से, और अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो आज का यह कार्यक्रम यहां पर समाप्त हुआ। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक बार और रिवीजन मार लेना। ठीक है, आपके पास पेपर सेट ऑलरेडी है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? और बन जाएगा सभी को? ठीक, चलिए, तो अब अगली क्लास रहेगी फिजिक्स की आपकी, है ना।